हाय एवरीवन, और अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं अपने लूप्स के कॉन्सेप्ट को। तो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई ऐसा काम है जिसे हमें बार बार रिपीट करवाना है, तो उसको करवाने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फोल्डर के अंदर अपनी index.html फाइल बनाई है। इसके अंदर हमने बॉयलरप्लेट कोड लिखा है और इसके साथ हमने लिंक किया है एक app.js फाइल को। अभी app.js फाइल हमारी खाली है। अगर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे console.log एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 एंड इसी तरीके से हम मल्टीपल बार इसी लाइन को सिमिलर तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे। हम लिखेंगे 2, हम लिखेंगे 3, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 एंड 5। फिर क्या करेंगे, इसको सेव करके हम सिंपली अपने ब्राउजर में रन करवा देंगे और हमारे पास 5 नंबर्स होंगे जो प्रिंट होकर आ जाएंगे। पर अगर हमें टास्क दिया जाए कि हमें इसी तरीके से 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे और 10 तक नंबर्स लिख देंगे। पर अगर हमें टास्क दिया जाए कि हमें 100 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, या हमें 1000 नंबर्स को, 10,000, 50,000, 1,00,000 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो इतने सारे कॉपी पेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में ऐसा काम जिसे बार बार रिपीट करवाना होता है, जैसे किसी नंबर को मुझे बार बार रिपीट करवाना है, हो सकता है वो रिपीटेशन 100 बार हो या 10,000 बार हो, ऐसे कामों को रिपीट करवाने के लिए हम एक छोटा सिंटैक्स यूज करते हैं जिनको हम लूप्स कहते हैं। लूप्स की अगर बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में लूप्स का काम होता है टू आइटरेट अ पीस ऑफ कोड। आइटरेट का मतलब होता है टू रिपीट, यानी किसी पीस ऑफ कोड को अगर हमें बार बार रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। अब लूप्स को लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके का होता है। हम डिफरेंट टाइप्स के लूप्स पढ़ेंगे। इसमें से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टाइप है वो है हमारे फॉर लूप्स। फॉर लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होते। आप C++ में या जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी आपको फॉर लूप्स वहां पर कुछ इसी तरीके के मिलेंगे। इसीलिए यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस पर अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप को लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं अपना फॉर कीवर्ड। ये हमें बताता है कि हम एक फॉर लूप को लिखने वाले हैं, यानी हम एक ऐसा कोड करने वाले हैं जिसमें चीजें रिपीट होंगी। अब फॉर लूप के लिए हम 3 कंडीशंस को लिखते हैं। हम पैरेंथेसिस के अंदर अपनी 3 कंडीशंस को लिखते हैं। एक होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, एक होता है हमारा कंडीशन, एक होता है हमारा अपडेशन कंडीशन। और फिर इस लूप के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी काम करना होता है, वो काम हो सकता है कुछ भी प्रिंट करवाने का, यानी कुछ भी लॉग करवाने का, वो काम कोई कैलकुलेशन हो सकती है, उस काम को, सारे के सारे काम को हम अपने करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फॉर लूप क्या रहेगा, तो फॉर लूप को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। यूजुअली इनिशियलाइजेशन में हम किसी भी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। काउंटर वेरिएबल क्या करता है, जैसे एक घड़ी के अंदर टिक 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 करने वाले काउंटर्स होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप्स के अंदर काउंटर का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो ट्रैक कर रहा है कि आपका काम कितनी बार हुआ है। अगर हमें कोई भी काम 5 बार करवाना है तो हम क्या करेंगे, काउंटर को 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और जब तक उसकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक वो काम होता रहे। तो पहले हमारा काउंटर 1 होगा तो हम प्रिंट करवा दे, फिर काउंटर 2 होगा फिर प्रिंट करवा दे, फिर 3 होगा फिर प्रिंट करवा दे, फिर 4 होगा प्रिंट करवा दे, 5 होगा प्रिंट करवा दे। ऐसे केसेस में मतलब जब हमारे पास एक काउंटर होता है तो हमें उसे सिर्फ एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है और उसे एक एंडिंग कंडीशन देनी होती है। बीच में वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके लिए हमें उसे कैसे अपडेट करना है, यानी अपडेट करना है हर बार +1 कर दो, वो वाली कंडीशन देनी होती है। हमें 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है वेरिएबल के अंदर। हमें सिंपली क्या बताना है, हमें सिंपली बताना है कि वेरिएबल को, यानी काउंटर को, लेट्स सपोज हमारा काउंटर कोई वेरिएबल i है, इस i को आप शुरू कर दो 1 के साथ, मतलब i की वैल्यू शुरुआत होगी 1 के साथ और हर बार हम i को +1 करने वाले हैं। तो शुरू में i की वैल्यू 1 होगी, फिर +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 2 होगी, फिर +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 3 होगी, फिर उसमें +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी, +1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। और इसके साथ में +1 होता ही रहेगा, पर हमें एक एंडिंग कंडीशन देनी होती है कि आप i को तब तक रोक दो जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। तो इसीलिए हमारे पास एक लॉजिक बन जाता है। हम 3 कंडीशंस की हेल्प से फॉर लूप के अंदर लॉजिक बनाते हैं कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, मतलब हमारा इनिशियलाइजेशन कहां से होगा, हम अपडेट कैसे करेंगे, अपडेशन कंडीशन क्या होगी, और हम एंड कब करेंगे, कि अब स्टार्ट तो हमने कर दिया, हमने अपडेट भी कर दिया, अब इस चीज को, इस काउंटर को हम खत्म कैसे करने वाले हैं, लूप को खत्म कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक कंडीशन देते हैं। तो इन 3 कंडीशंस को मिलाकर, 3 स्टेटमेंट्स को मिलाकर हमारा फॉर लूप बनता है। तो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने का फॉर लूप कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें हम बाहर लिखेंगे फॉर, अंदर लिखेंगे हम अपना वेरिएबल लेट i इज इक्वल टू 1। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्ट कर दिया i की वैल्यू को 1 के साथ।
नोटिस करना है हमें एक चीज की, यहाँ पर हमने आई को क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है। लेट कीवर्ड को हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, अनलेस एंड अनटिल पहले से प्रोग्रामिंग के अंदर, कोड के अंदर कोई आई एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी अपडेशन कंडीशन, ये वाली, जिसमें हमने आई को क्या किया है, हर बार प्लस प्लस किया है। हम चाहें तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते थे यहाँ पर, और उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स में हमने सीखा है कि आई प्लस प्लस होता है। और हमारी एंडिंग कंडीशन क्या होगी, हमारी एंडिंग कंडीशन होगी जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब ये जो हमारी कंडीशन होती है, जब तक ये ट्रू रहे तब तक हमारा लूप रन करता रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप रन करना बंद कर देगा। आई लेस देन इक्वल टू 5 1 की कंडीशन में भी होगा, जब आई 2 होगा तो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा, 3 होगा तो भी, 4 होगा तो भी, 5 होगा तो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा। पर जैसे ही आई अपडेट होकर 6 हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, हम इस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। और जब तक हम फॉर लूप के अंदर हैं, पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो ये काम होगा, फिर दोबारा आई की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा ये काम होगा, आई की वैल्यू 3 होगी तो तीसरी बार ये काम होगा। तो हर बार हम एक तरीके से आई को प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये लॉजिक होता है हमारे फॉर लूप का। एक बार इसको कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 को तो प्रिंट करवाया ही है। अब हम एक फॉर लूप की हेल्प से 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाएंगे। हम एक फॉर लूप लिखने के लिए लिखेंगे फॉर, फिर अपने पेरेंथेसिस लेट आई इक्वल्स 1, उसके बाद हमें लगाना है ये सेमीकोलन। सेमीकोलन दिखाता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म हो गई। हम चाहते तो 3 स्टेटमेंट्स के लिए हम जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 लाइंस यूज करते हैं, पर फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल पेरेंथेसिस के अंदर फिट इन करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1, जब तक आई हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, आई को करते रहो प्लस प्लस, एंड हर बार आई की वैल्यू के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करना है आई को। आई की वैल्यू शुरुआत में 1 होगी, फिर अपडेट होके 2 हो जाएगी, फिर अपडेट होके 3 हो जाएगी, इसी तरीके से 5 तक अपडेट होती रहेगी। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड अगेन रन। तो ये जो 1 2 3 4 5 पर्पल में प्रिंट हुआ है, ये कैसे प्रिंट हुआ है, ये लूप की फॉर्म में प्रिंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं हर बार लूप के अंदर क्या है, ये दिखा रहा है कि app.js जो फाइल है आपकी जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर जो लाइन नंबर 8 है उसकी मदद से हमने क्या किया है, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया है। तो लाइन नंबर 8 पे हमने क्या लिख रखा है, console.log लिख रखा है। उसी तरीके से हम ऊपर वाली स्टेटमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि ये लाइन नंबर 1 ने प्रिंट किया है, 2 ने प्रिंट किया है, 3 ने, 4 ने, 5 ने। तो इस तरीके से इन 5 लाइनों का जो काम है, ये इन 2 से लेकर 3 लाइनों के अंदर हमने फिनिश कर दिया है। एंड उसी तरीके से अगर हमें 1 से लेकर 10 तक भी प्रिंट करवाना होता तो हम यहाँ लिख सकते थे 10 सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या होता, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाता। कैसे, उन्हीं 2 से 2.5 लाइनों के बीच में। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के लूप्स लिखते हैं तो बहुत सारी लाइनों का काम जो है हम कंसाइज फैशन में 2-3 सिंपल लाइंस के अंदर कर पाते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार लूप को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बार अपने लूप के ऊपर अब क्या करने वाले हैं, उसको ड्राई रन करके देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ड्राई रन करने का मतलब होता है कि कोई भी कोड आपने लिख लिया, उसको अब आप पेपर पेन के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम ड्राई रन कहते हैं। तो जब भी हमें लॉजिकली कुछ इशू आता है कोड को लिखने में और हमें चीजों में डाउट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोड कैसे लिखना चाहिए, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो उसको बेस्ट करने का तरीका ये होता है कि हम एक बार चीजों को पेपर पेन के ऊपर लिख कर देख लें। और अगर हमें किसी कोड को समझना होता है तो उसको भी समझने का बेस्ट तरीका होता है कि एक बार पेपर पेन के ऊपर हम चीजों को ड्राई रन करके देख लें। तो इस कोड को हम ड्राई रन करने वाले हैं। फॉर लूप में सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना एक वेरिएबल डिफाइन किया है आई की वैल्यू हमने शुरुआत की है 1 के साथ। अब जब भी हम किसी लूप के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले हमारी जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है वो रन होती है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद हम अपनी एंडिंग कंडीशन को चेक करते हैं, यानी हम सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो आई के लिए चेक होगा क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। आई की वैल्यू अभी 1 है, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इस केस में हमें मिलेगा ट्रू। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्टली अपने लूप के अंदर चले जाएंगे। तो लूप्स के अंदर काम करने का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारी जो एंडिंग कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, क्या ये ट्रू तो नहीं हो गई या ये फॉल्स तो नहीं हो गई। एंड उसके बाद हमारे अंदर का, यानी लूप के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये जो अपडेशन है ये हम एक बार काम करने के बाद ही अपने वेरिएबल के अंदर अपडेशन करेंगे। तो लूप का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है गोल कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं इट इज अ लूप, जो रिपीट होती सी हमें दिखाई देती है। तो उसी तरीके से हमारे लूप्स के अंदर क्या होता है, उसके बाद हम अपडेट करते हैं, फिर दोबारा इसको रन करते हैं, फिर दोबारा अपडेट करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश वाला लूप भी हमारे लिए फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन को चेक किया, कंडीशन कह रही है ट्रू। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर का काम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक विंडो बना देती हूँ, इस विंडो को हम कहेंगे अपनी आउटपुट विंडो।
इसको हम कहेंगे अपनी आउटपुट विंडो, यानी जो भी आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आकर प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं console.log i, यानी i की जो भी वैल्यू है इस i वेरिएबल की उसको प्रिंट करवा दो। अभी i वेरिएबल की वैल्यू है 1, तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया, स्क्रीन के ऊपर आ गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको प्रिंट करवा दिया, हमारा 4th स्टेप होगा हमारे i वेरिएबल को अपडेट करना। तो i++ कहने का मतलब है कि i अपडेट होकर हो जाएगा 2। जैसे ही i अपडेट होकर हो गया 2, हम उसके लिए दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे, क्या ये कंडीशन अब ट्रू है या फॉल्स है। तो 5th टाइम जब हम आएंगे, 5th जो स्टेप परफॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा, यानी दोबारा से अपडेट होने के बाद हमेशा हम कंडीशन को चेक करते हैं। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, यानी फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है, दोबारा हमें इनिशियलाइजेशन यानी ये वाली लाइन कभी नहीं देखनी। हमें क्या करना है, हर बार आई को अपडेट करना है, देखना है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पर अंदर वाला स्टेप करना है। फिर दोबारा आई को अपडेट करो, देखो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अंदर वाला काम करो। फिर दोबारा आई को यानी आई को अपडेट करो एंड दोबारा हमें कंडीशन को देखना है। तो इस तरीके से अब हमारा लूप इन स्टेटमेंट्स के अराउंड घूमेगा। तो अब हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या, i लेस देन इक्वल टू 5, i की वैल्यू अभी 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चले जाएंगे और i को प्रिंट करवा देंगे। i की वैल्यू है अभी 2, तो हम क्या करेंगे, i को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम i को दोबारा से अपडेट करेंगे। अपडेट की कंडीशन कह रही है i++, तो यहाँ जाकर अब i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 के इक्वल। जैसे ही i की वैल्यू 3 हो गई, दोबारा से उसके लिए जब हम चेक कर लेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में कंडीशन हमें ट्रू देगी, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। जैसे ही ट्रू आएगा अंदर जाके i को प्रिंट करवा देंगे। i की वैल्यू है अभी 3, तो हमारा 3 यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से i को अपडेट कर देंगे, i++ होगा तो i++ होकर 4 हो जाएगा। 4 के लिए चेक करेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस दिस इज ट्रू, तो उसके लिए हमें मिलेगा यहाँ पर ट्रू। एंड फिर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर जाकर अपने i को प्रिंट करवा देंगे। तो i को हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 4। अब दोबारा से प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, चेक करेंगे। अपडेट किया तो i की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। अब हमें चेक करना है कि क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें मिलेगा ट्रू, तो हम अंदर जाकर i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो अब i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू अभी 5, तो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद दोबारा से प्रिंट करवाने के बाद हम i को अपडेट करेंगे। अब हमारे i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 6। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, अब हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो इस केस में हमें पहली बार यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। जैसे ही हमें यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस लूप से अब बाहर आ जाएंगे, यानी अब हम लूप को चलाना बंद कर देंगे और लास्ट में जब हम देखेंगे आउटपुट को, तो आउटपुट में हमारे पास प्रिंट होंगे नंबर्स 1 से लेकर 5 तक। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है सिस्टमैटिकली। तो जब भी आपको फॉर लूप के अंदर डाउट हो कि ये वर्क कैसे कर रहा है, किसी छोटी एंडिंग कंडीशन के लिए उसको क्या करना है, एक बार ड्राई रन करके देख लेना है, कि ड्राई रन करने से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा वेरिएबल कब अपडेट हो रहा है, कब हम कंडीशन को कैसे चेक कर रहे हैं और अंदर वाली जो चीजें लूप के अंदर जो लिखी हैं वो कैसे हमारे लिए स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ रही हैं। तो वर्क फ्लो कैसा रहेगा लूप को रन करने का, हमेशा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या हमारी एंडिंग कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड अगर ट्रू हो रही है तो अंदर लूप को रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, दोबारा चेक करेंगे, फिर रन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है। अब यहाँ पर आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, इमेजिन करते हैं इसी लूप के अंदर अगर i की जगह ये लूप 10 से शुरू होता तो इसके अंदर क्या प्रिंट होता। एक बार पॉज करना है और खुद से सोचने की कोशिश करनी है। अगर मैं बताऊं क्या प्रिंट होता तो उसका आंसर होता कुछ भी प्रिंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने i को इनिशियलाइज किया 10 के साथ, मतलब अभी i की वैल्यू है 10 के इक्वल। अब जब i लेस देन इक्वल टू 5 हम चेक करेंगे, मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 5 जब चेक होगा तो उस केस में फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाएगा तो मतलब अंदर लूप के अंदर हम कभी जाएंगे नहीं और अभी हम लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे। तो हमेशा ये भी देखना होता है अपने लूप के अंदर कि हमारी जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो यूजुअली छोटी होती है एंड फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए एंडिंग कंडीशन पे जाते हैं, या अगर कंडीशन बड़ी हो तो हम धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए अपनी एंडिंग कंडीशन पर जाते हैं। तो लूप्स को अगर हम फॉरवर्ड रन करते हैं तो उनको हम बैकवर्ड्स भी रन कर सकते हैं। तो बैकवर्ड्स लूप रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक लूप रन किया है, इसको तो करते थे कमेंट आउट। हम इसी तरीके से एक और फॉर लूप लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू, इसे हम शुरू करेंगे 5 के साथ और हर बार चेक करेंगे क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है
और हर बार i को इस बार कर देंगे माइनस माइनस, यानी पहले i की वैल्यू 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तो हर बार i माइनस माइनस होता जाएगा। और कब तक माइनस होगा? जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहती। जैसे ही i की वैल्यू 0 हो जाएगी ये लूप खत्म हो जाएगा। तो हर बार हम console.log करेंगे i, तो इस केस में हमारे नंबर्स क्या होंगे? बैकवर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो इस बार 5 4 3 2 1 ये सीक्वेंस हमने लिखा। इसी तरीके से हम चाहें तो 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश, इस बार 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से बैकवर्ड सीक्वेंस में भी हम अपने नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रखनी है? या तो i प्लस प्लस रख सकते हैं या i माइनस माइनस रख सकते हैं। हम चाहें तो और भी डिफरेंट कंडीशंस रख सकते हैं, यानी i इज इक्वल टू i प्लस 2 या i प्लस 3 भी रख सकते हैं। इस लूप को क्या करेंगे? 10 से शुरू करेंगे और बैकवर्ड्स रन करेंगे। हर बार +1 की जगह -3 करेंगे। तो कर देते हैं रिफ्रेश, तो पहले 10 प्रिंट हुआ। जैसे ही 10 प्रिंट हुआ, 10 से शुरुआत हुई, कंडीशन ट्रू हो गई और 10 प्रिंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 10 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो क्या बन गया? 7 बन गया। 7 अभी भी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। तो इस लाइन में हमारे पास 7 आ गया। 7 प्रिंट होने के बाद दोबारा -3 कर देंगे तो 4 आ गया। 4 अभी भी 1 से बड़ा है, तो 4 प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट होकर यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब 4 में से भी हम क्या करेंगे? अपडेट करके 3 माइनस कर देंगे, तो 1 हो गया। 1 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। तो लास्ट लाइन में हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। अब 1 में से हम 3 माइनस करेंगे। 1 में से जैसे ही 3 माइनस करेंगे, -2 आ गया। -2 1 से बड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब एक और चीज, अगर हम चाहें कि लूप से बाहर निकलकर हम अपने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दें, तो इसको अगर हम सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा। एरर कहता है अनकॉट रेफरेंस एरर, i इज नॉट डिफाइंड, यानी लाइन नंबर 15 पर, इस लाइन नंबर पर i डिफाइन नहीं है। ये ऐसा क्यों कह रहा है जबकि हमने i को तो यहाँ पर डिफाइन किया है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे सिर्फ फॉर लूप तक ही होते हैं। फॉर लूप के बाद वो वेरिएबल गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें i को यूज करना है इस लाइन के अंदर, तो हमें i को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा लेट i इज इक्वल टू 5 एंड उसके बाद प्रिंट होगा हमारा i वेरिएबल इक्वल टू 5। तो वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर डिफाइन होते हैं फॉर लूप के अंदर वो सिर्फ फॉर लूप तक ही सीमित होते हैं, वो उसके बाहर की रेंज के नहीं होते। नेक्स्ट हम एक छोटा सा सवाल सॉल्व करने वाले हैं, प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, यानी 1 से लेकर 15 तक हमें सारे के सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हमारे ऑड नंबर्स होते क्या है। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 1 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, इसी तरीके से 11 13 एंड फाइनली 15। तो इन ऑड नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को। हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो और हमारा एंड यहाँ पर हो। और हर बार अपडेट कैसे हो रहा है? स्टार्ट हमने देख लिया यहाँ से 1 से हो रहा है। अब स्टार्ट को करने के लिए हम लिख सकते हैं लेट i इज इक्वल टू 1। यूजुअली आप चाहें तो कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, i लिखना जरूरी नहीं है। हम कोई काउंट वेरिएबल लिख सकते हैं, हम n वेरिएबल ले सकते हैं, j वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। बट जनरली आपको कोडिंग के अंदर जो लूप्स दिखेंगे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हो या किसी और लैंग्वेज के अंदर भी हो, तो जनरली जो हमारे लूप्स के अंदर काउंटर वेरिएबल होता है वो i या फिर j या फिर k, इस तरीके के हम वेरिएबल्स को जनरली यूज करते हैं। तो अब हमें पता है कि हमें स्टार्ट करना है 1 के साथ, तो हमने अपने काउंटर वेरिएबल को लिख दिया लेट i इज इक्वल टू 1 और फिर लगा दिया सेमीकोलन। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हमें अपनी एंडिंग स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो हमारी एंडिंग स्टेटमेंट क्या है कि हमारा लूप तब तक रन करे जब तक 15 नहीं हो जाता। कौन 15 नहीं हो जाता? हमारा वेरिएबल i 15 नहीं हो जाता। i 15 कैसे होगा? इसके लिए कैसे चेक करेंगे? जब तक हमारा वेरिएबल i लेस देन इक्वल टू 15 है तब तक हम लूप को रन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ये हमारी स्टार्ट की कंडीशन हो गई, ये हमारी एंडिंग कंडीशन हो गई। अब हमें एक थर्ड कंडीशन भी लिखनी है जो हमारी अपडेट की कंडीशन होगी। अपडेट कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। पिछले वाले सवालों में हमेशा अपडेट के लिए हम i प्लस प्लस कर रहे थे या i माइनस माइनस कर रहे थे, इसका मतलब है हमेशा +1 हो रहा था या -1 हो रहा था। इस बार देखते हैं 1 से अगर मुझे 3 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। 3 से 5 पर जाना है तो +2 करना पड़ेगा। 5 से 7 पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा। 7 से 9 पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हर बार ऑड नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1 से शुरुआत करिए तो हर बार हम +2 करते हैं ऑड नंबर्स के लिए। तो +2 करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपडेट में i इज इक्वल टू i +2, यानी i की जो भी वैल्यू थी उसमें अब +2 हो गया। तो ये हो गई मेरी अपडेट की कंडीशन।
अब अपने फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। हमें हर बार क्या करना है, आई को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, अंदर लिख देंगे हम आई। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, जो 1 से लेकर 15 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। इसको एक बार लिखकर भी देखते हैं। कोड के अंदर हम लिखने वाले हैं फॉर लेट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल टू 15, आई इक्वल्स आई प्लस 2। हर बार हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग आई। इसको करेंगे सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो स्क्रीन के ऊपर क्या आया, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। हम चाहते तो 20 तक भी ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा सकते थे। तो यहाँ एंडिंग कंडीशन में हम 20 कर दें अगर, तो यहाँ पर 19 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। हम चाहते तो इन नंबर्स को बैकवर्ड्स भी प्रिंट करवा सकते थे। इन नंबर्स को बैकवर्ड प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स के लिए कुछ नहीं करना, सारी कंडीशंस को रिवर्स कर देना है। यानी मुझे अब अगर नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, इनको हटा देते हैं। अब अगर हमें अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है तो हमारा स्टार्ट कहां पर होना चाहिए, ये हमारा स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट ये है, तो हम लिख सकते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स 15। एंडिंग कहां पर होनी चाहिए, एंडिंग हमारी यहां पर होनी चाहिए, यानी 1 पर। तो जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहती है तब तक हमें अपने लूप को रन करना है। नोटिस करना है बैकवर्ड्स में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूज किया है और अपने फॉरवर्ड्स लूप में लेस देन इक्वल टू 15 यूज किया है। और हर बार हम क्या करेंगे, 15 से 13 पे जाएंगे, 13 से 11 पे जाएंगे, 11 से 9 पे जाएंगे। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो अपडेट की कंडीशन में मुझे लिखना है आई इज इक्वल टू आई -2। और हर बार हम अपने लूप के अंदर प्रिंट करवा देंगे अपने आई को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये तो फॉरवर्ड्स लूप हो गया 1 से लेकर 15 तक, ये हमारा बैकवर्ड्स लूप हो गया 15 से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से हमारे लूप्स दोनों डायरेक्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। अब अगर इन लूप्स को समझने में आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, अपने कोड की तरफ देखना है। कोड को पहले तो खुद से रन करके देखो। रन करके देख लिया, उसके बाद कोड को देखकर हमें धीरे धीरे एक एक वेरिएबल की वैल्यू लिख लिख कर उसको ड्राई रन करना है। जब तक हम ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक हमारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ड्राई रन करके जरूर देखना है लूप्स को, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर लूप्स को पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि लूप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर लूप्स को हम इस तरीके से यूज करे होंगे जैसे इंग्लिश के अंदर हम ABCD यूज करते हैं, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि A को लिखना कैसे है, B को लिखना कैसे है। वैसे ही हम आगे जाके प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स को यूज करेंगे। हम सिंटैक्स को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, पर सिंटैक्स को हमें जो क्लियर करना है वो क्लैरिटी हमें अभी से लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आगे जाकर जब हम कॉम्प्लेक्स लूप्स को लिखें तो हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे ABCD हमें याद आता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स रन कर रहे हो।